नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 75 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलो पहला सवाल देखते हैं जो है इंडियन इकोनॉमी से बार्टर सिस्टम के ऊपर। ये क्या होता है? आज के ज़माने में करेंसी है, पैसा फेंक तमाशा देख, कुछ चाहिए पैसा दीजिए सामान लीजिए। पहले क्या होता था, जब करेंसी नहीं होती थी तो सामान के बदले सामान मिलता था। पहले क्या, अभी से अगर कुछ साल पहले तक देखें, जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में मेरे दादी थी जो धान लेकर के जाती थी दुकान में, और वहाँ से जो सामान है वो आता था। और केवल जैसे मेरे घर का ही नहीं, पूरे गांव में यही सब सिस्टम चलता था कि आपके यहाँ जो सामान है वो दूसरों को दीजिए, टमाटर दीजिए, कुछ सब्जी ले लीजिए, सब चीज़ें होती थी। तो ये क्या होता है, ये होता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें क्या होता है, जो चीज़ सामने वाले को चाहिए वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, और जो चीज़ मेरे को चाहिए वो सामने वाले को होनी चाहिए। समझ गए? इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यहाँ पर कोइंसिडेंस दोनों तरफ से होना चाहिए। तो पहला सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन लार्ज इकोनॉमी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड पेरिशेबल वेल्थ। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास टमाटर है तो तुम कितने साल टमाटर को रखोगे, कितने साल तुम टमाटर को एक करेंसी की तरह यूज़ करोगे, क्योंकि वो पेरिशेबल है ना, वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। सो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड पेरिशेबल वेल्थ। तो आपका यहाँ पर थर्ड सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन लार्ज इकोनॉमी। यस, जो बड़ी इकोनॉमी होती हैं वहाँ पर इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो करेंसी है उसका जन्म हुआ। मतलब कि बड़ी इकोनॉमी में आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसको आपके सामान की ज़रूरत है। तो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट। आपका 3 सही है। ओनली 1, 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि कुछ टूरिस्ट सर्किट को बनाया गया था स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। वो सर्किट कौन कौन से हैं? पहला है रामायण सर्किट, दूसरा है रूरल सर्किट, तीसरा है कृष्णा सर्किट। तो इन तीनों को बनाया गया है। इसके अलावा जो आपके बुद्धिस्ट सर्किट हैं ये सब भी बनाए गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल, कृष्णा, डेजर्ट, ट्राइबल, इको, वाइल्ड लाइफ, रूरल, स्पिरिचुअल, रामायण एंड हेरिटेज सर्किट। इन सब सर्किट के जरिए क्या किया जाएगा कि जो पैकेज है वो बेचा जाएगा कि मतलब अगर आपको घूमना है नॉर्थ ईस्ट तो पूरा पैकेज लेकर के आप उस सर्किट पे घूम सकते हैं। तो अभी जो मतलब जो 13 थीमेटिक सर्किट हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं डेवलपमेंट के लिए। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल पूछेगा आपसे इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है ना, या फिर अगर आपको जीएस मेंस में अगर ऐसे में पूछ मतलब आपको लिखना रहे कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो बता देंगे आप इस स्कीम का नाम। ठीक है, इसके साथ जो थर्ड क्वेश्चन है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। कह रहा है कि जो बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बनाया गया। पहला काम तो ये किया गया था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे इसको रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत। इसको इसके सबऑर्डिनेट रखा गया। तो पहला करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, सेकंड सही है। जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको ये कहा गया कि अब तुम प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अब तुम घूस वगैरह नहीं लोगे। करप्शन मिनिमाइज करने का काम किया गया था। तो 1 and 2 करेक्ट है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। किसके बारे में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। अगला सवाल है आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन डैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 को डाला गया है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है। और आर्टिकल 32, इस आर्टिकल के अंतर्गत केवल फंडामेंटल राइट की बातें होंगी, केवल इसी के केस सुने जाएंगे। तो पहला करेक्ट है। यस, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन अ केस जिसमें फंडामेंटल राइट ना हो। ठीक है ना।
दूसरा कह रहा है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता रिफ्यूज, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो आर्टिकल 32 के अंदर आपको रेमेडी दे, आपका फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करे। आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, मगर हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज द टू इशू द रिट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट। ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, न कि हाई कोर्ट की। तो यस, हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज। तो आपका सेकंड सन्नाटा है, पहला करेक्ट है, तो ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जो रेमेडी है 226 के अंतर्गत, ये डिस्क्रिशनरी है आपके हाई कोर्ट के लिए। अगला सवाल है कि एक फ्रेजर कमीशन था, जो फ्रेजर कमीशन है वो बनाया गया था किस पर्पस के लिए? ये कमीशन बनाया गया था आपको पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म को सजेस्ट करने के लिए। 1902-03 में एक कमीशन बनाया गया था एंड्रयू फ्रेजर के अंदर, इसीलिए कहते हैं इसको फ्रेजर कमीशन। ये कमीशन बनाया था कर्जन ने, ठीक है ना? तो आपका जो डी है वो करेक्ट है। 1886 में डफरिन ने एक कमीशन बनाया था जिसको हम कहते हैं एटकिंसन कमीशन। ये बनाया गया था जो सिविल सेवा है उसमें रिफॉर्म को सजेस्ट करने के लिए। सो दिस रिफॉर्म कमेटी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1886। इसे हम कहते हैं क्या? एटकिंसन कमेटी। फिर जो प्रिंसली एस्टेट हैं और जो पैरामाउंट पावर है, मतलब ब्रिटेन की महारानी, उनके बीच क्या रिलेशन होंगे, उनके बीच क्या संबंध होंगे, उनको एग्जामिन करने के लिए बटलर कमीशन बनाया गया था। ठीक है? जो एजुकेशन है इसमें रिफॉर्म लाने के लिए क्या किया गया था? हंटर कमीशन। और सैडलर कमीशन। एक और हंटर कमीशन था 1919 का जो जलियांवाला कांड हुआ था ना, उसके लिए भी एक हंटर कमीशन बनाया गया था। तो वो हंटर कमीशन अलग है, ये हंटर कमीशन एजुकेशन वाला है, ये अलग है। क्लियर है? क्या आंसर है? डी, फ्रेजर कमीशन, पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, तो ये थी हमारी बातें आज की। हम मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।